नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है आपेक्षिक द्रव्यमान, रिलेटिविस्टिक मास। ठीक है। अब देखना इधर, अभी तक हमने पढ़ा था जो जब कोई वस्तु बहुत ज़्यादा वेग से गतिशील हो तो उस समय उसका जो समय होता है वो एब्सोल्यूट नहीं रहता है। ठीक है। उसमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। मतलब टाइम भी रिलेटिव होता है। ये हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर देखा था। ठीक है। टाइम डायलेशन जो कि हमने पढ़ा था। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। वो भी जो है रिलेटिविस्टिक होता है। लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन हमने पढ़ा था। ठीक है। तो जब भी कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा वेग से गति कर रहा हो तो उस समय उस फ्रेम के अंदर किसी भी वस्तु की जो लंबाई होती है, ठीक है, और उस फ्रेम के अंदर जो टाइम होता है जो हम रेस्ट फ्रेम से देखते हैं उनमें परिवर्तन होता है। मतलब वो रिलेटिविस्टिक होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमने देखा था वेलोसिटी में भी जो है रिलेटिविटी होती है। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जो कोई द्रव्यमान है, मास है, ठीक है, वो भी रिलेटिविस्टिक होता है। ये हमें अभी देखना है। ठीक है। तो आइंस्टाइन ने बताया था अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर कि जब भी कोई भी कण या कोई भी वस्तु यदि गतिशील हो, गति कर रही हो, ठीक है, तो उस समय वेग बढ़ने के साथ में उस वस्तु का द्रव्यमान भी बढ़ता है। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास। जैसे कि एक छोटे से एग्जांपल से समझना। जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका कुछ मास है m, और ठीक है m मास है इसका, और जब ये थोड़ी सी ऊंचाई से अगर हमारे ऊपर गिराई जाए, ठीक है, यदि इस द्रव्यमान को थोड़ी सी ऊंचाई से हमारे ऊपर गिराया जाएगा तो हमको लगेगा तो सही, भार तो लगेगा। ठीक है। मान लो कि ये जो है 10 ग्राम की वस्तु है, इसको हमारे सिर के ऊपर गिराया तो हमें कुछ लगा है वहां पे, मतलब जो कुछ मास है वो हमें महसूस हुआ है। ठीक है। यदि इसी द्रव्यमान को बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिराया जाए, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, हमें उसका जो द्रव्यमान है वो ज्यादा प्रतीत होगा। तो होता क्या है, जब वो पास से जब इसको गिराया जाता है तब उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है, और जब दूर से हम गिराएंगे तो जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आएगा वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो वेग बढ़ने से हमको उसका द्रव्यमान जो है वो ज्यादा प्रतीत होता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी बढ़ने से पार्टिकल का जो मास है वो बढ़ने लगता है। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास। ठीक है। ये तो नॉर्मल लाइफ के अंदर जो हम थोड़ा बहुत महसूस करते हैं। यदि पार्टिकल बहुत ज्यादा हाई स्पीड से मूव कर रहा हो तो उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, अनंत भी हो सकता है। ठीक है। तो वही हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है। अब देखना इधर, जैसे कि एक पार्टिकल है, ठीक है, रेस्ट फ्रेम के अंदर इसका द्रव्यमान है m0, रेस्ट फ्रेम के अंदर, ठीक है, कोई रेस्ट फ्रेम है s। यदि हम इस पार्टिकल को, ठीक है, ये पार्टिकल जब अभी तो रेस्ट में है, ठीक है, अगर ये पार्टिकल गति करने लग जाए, किसी वेग v से गति करने लग जाए, ठीक है, तो उस समय इसका जो द्रव्यमान है वो अब m नहीं रहता है और वो बदल जाएगा, कुछ इस प्रकार से बदल जाता है, m बराबर m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से ये चेंज हो जाएगा, इसके अंदर परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो v है वो पार्टिकल का की वेलोसिटी का मान है। ठीक है। जैसे जैसे v का मान बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, उस समय v का मान बढ़ता हुआ अगर लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए, मैक्सिमम कितना हो सकता है, लाइट की स्पीड के बराबर, क्योंकि उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो उस समय क्या होगा, देखना इधर, 1 माइनस ये c के बराबर हो जाए तो सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, ठीक है, और m नॉट अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो उस समय उसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत ही ज्यादा। ठीक है। इससे सब कुछ विनाश हो सकता है जब ये पार्टिकल किसी से टकरा जाए। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे वेलोसिटी का मान बढ़ता है मास जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अभी डेराइव करने वाले हैं। ठीक है।
तो इधर देखना, तो ये था रिलेटिविस्टिक मास क्या होता है, ठीक है, उसका ये कॉन्सेप्ट था कि वेग बढ़ने के साथ में वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखना इधर, प्रूफ करने के लिए, इसे प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे कुछ एज्यूम कर रहे हैं। देखना इधर, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश, ठीक है। एस जो है वो रेस्ट में है और एस डैश जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो किसी v वेलोसिटी से आगे की तरफ गति कर रहा है, ठीक है। एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो v वेग से आगे गति कर रहा है, ठीक है। हम लिख सकते हैं एस जो है वो क्या है, एस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रेस्ट में है और जो एस डैश है फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो मूविंग है, गतिशील है, ठीक है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखना इधर, अब हमने यहाँ पे रेस्ट फ्रेम के अंदर एक पार्टिकल को मान लिया है, उसका नाम दिया हमने a, ठीक है, और दूसरा पार्टिकल हमने माना है मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एस डैश के अंदर दूसरा पार्टिकल माना है और वो है b, और दोनों पार्टिकल लगभग समान द्रव्यमान के हैं, ठीक है, दोनों समान द्रव्यमान के हैं, एक जैसे दोनों गोले हैं, ये छोटे छोटे गोले हैं द्रव्यमान के, ठीक है। अभी हम मान रहे हैं कि मास में परिवर्तन होता है, इसलिए हम यहाँ पे दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए दोनों का द्रव्यमान कुछ अलग मान के चलेंगे, ठीक है। अब देखना इधर, तो एक रेस्ट फ्रेम है, उसके अंदर कोई पार्टिकल है रखा हुआ है, ठीक है, रेस्ट के अंदर है, तो हम लिख सकते हैं कि जो पार्टिकल है अपना ए पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल ए इज रेस्ट इन एस फ्रेम, कौन से फ्रेम के अंदर है, एस फ्रेम के अंदर, रेस्ट के अंदर है, ठीक है। और जो पार्टिकल बी है वो रेस्ट में है एस डैश फ्रेम के अंदर, ठीक है। एस डैश फ्रेम जो है सेकंड वाला, उसके अंदर वो पार्टिकल बी जो है वो रेस्ट के अंदर, एस डैश फ्रेम खुद चल रहा है लेकिन वो पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है। जैसे कि इसको समझने के लिए इधर देखना समझना, इसको यहाँ पे समझना, जैसे कि ये अपना जो है धरातल है, ठीक है, मतलब एस फ्रेम है, रेस्ट में है, धरती है ये पृथ्वी, ठीक है, इसके अंदर कोई व्यक्ति है, ऑब्जर्वर है, ठीक है, और इसके हाथ में जो है यहाँ पे ये ए मास का जो है पार्टिकल रखा हुआ है, उसके हाथ में है, पकड़ के खड़ा है वो पृथ्वी के ऊपर, मतलब एस फ्रेम के अंदर ए पार्टिकल रेस्ट के अंदर है, ठीक है। अब हम बात करें, ये रोड के किनारे खड़ा है, यहाँ पे रोड है और यहाँ पे जो है एक कार जा रही है इस प्रकार से, ठीक है। अब देखना इधर, तो यहाँ पे जो एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, जैसे कि मान लो कि ये बिल्कुल ओपन है, ठीक है, ओपन कार है और यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है ये, ठीक है। अब इसके हाथ में एक जो है, इसके हाथ में एक उसी द्रव्यमान, उतना ही द्रव्यमान का की एक वस्तु है जिसको हमने क्या नाम दे दिया, बी नाम दे दिया, ठीक है। अब देखना इधर, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और ये जो कार है वो किसी v वेलोसिटी से आगे की तरफ गति कर रही है, ठीक है। तो अब देखना इधर, एस फ्रेम रेस्ट में है, ठीक है, एस डैश फ्रेम मूविंग कार है, मतलब एस डैश जो है वो v वेग से गति कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर जो बैठा व्यक्ति है उसके हाथ में कोई जो है द्रव्यमान है, बी द्रव्यमान की कोई बॉल है, ये ए द्रव्यमान की कोई बॉल है, गेंद है, ठीक है। अब देखो ये गेंद जो है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में ही है अभी भी, ये जो है बी गेंद वो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट है। हम किसी गाड़ी में बैठे हैं, कोई वस्तु हमारे हाथ में है तो वो वस्तु तो रेस्ट में है, ठीक है, हम खुद रेस्ट में है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। अगर हम बाहर वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में खुद का ऑब्जर्वेशन दूसरे से करवाएं तो उसके लिए हम जो है वो मूविंग है, लेकिन हमारे लिए जब हम अंदर बैठे हैं तब हमारे लिए हर एक वस्तु जो है वो रेस्ट फ्रेम में है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों वस्तुएं क्या है, अपने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट के अंदर पड़ी हुई है, ये हमने यहाँ पे लिखा है। अब देखना क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, इधर देखना, ये वाला व्यक्ति इस गेंद को ऊपर की तरफ उछालता है
और ऊपर उछाल रहा है, उसकी वेलोसिटी जो है, जिस वेग से वो ऊपर की तरफ फेंक रहा है, उसका वेग है वी ए। ठीक है, वी ए वेग नाम दे दिया। और ये जो व्यक्ति है जो कार के अंदर बैठा है, वो उस गेंद को ऐसे इस गेंद की तरफ फेंक रहा है, इस गेंद की तरफ फेंक रहा है इस प्रकार से। ठीक है, और उसके फेंकने का जो वेग है वो क्या है, वी बी डैश। ठीक है, एस डैश फ्रेम के अंदर वेग हमने क्या मान लिया, वी बी डैश। इस बी गेंद का वेग है वी बी डैश और इस ए गेंद का वेग क्या है, वी ए डैश। जैसे ये दोनों आमने सामने आते हैं, यहाँ पे इनकी टक्कर होती है। ठीक है, और ये इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। क्या हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन। और हमने मान लिया यहां से लगाकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो y है, वो हमने यहाँ पे कंसिडर कर ली है कि y डिस्टेंस है ये। ठीक है, अब क्या होगा देखना, इधर यहाँ इलास्टिक कोलिजन हो रहा है दोनों के बीच में, तो इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का और मोमेंटम का कंजर्वेशन होगा। तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ का उपयोग करते हुए यहाँ पे जो है रिलेटिविस्टिक मास का फॉर्मूला डेराइव करने वाले हैं। ठीक है, एक और बात इधर देखना, यदि बी पार्टिकल को इस एस फ्रेम से ऑब्जर्व किया जाए, ठीक है, तो उस समय जो है ये इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी हम मानेंगे वो हम वी बी मानेंगे। क्या मानेंगे, वी बी। ठीक है, इस बॉल को, इस गेंद को एस फ्रेम में ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी वेलोसिटी वी बी मानेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज, ये जो व्यक्ति है उसके लिए इस वस्तु को जब ये ऊपर की तरफ फेंकता है, ठीक है, तो ये जो गेंद है वो यहां तक जाएगी और टकरा के वापस लौट के यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, देखो टोटल जो डिस्टेंस है वो y है, तो ये आधा प्लस आधा, ये एक पूरी राउंड ट्रिप हो जाएगी। तो इस पूरी राउंड ट्रिप की डिस्टेंस भी क्या हम मानेंगे, हम y मानेंगे। क्यों, क्योंकि ये यहाँ तक जाएगा, आधी डिस्टेंस कवर की, कोलिजन होगा इसका, इलास्टिक कोलिजन, वापस लौटेगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस y, और वहां पे जो टाइम लगेगा वो इसके लिए प्रॉपर टाइम होगा t0 मान लेंगे हम उसको। ठीक है, प्रॉपर टाइम, वास्तविक समय। और इस व्यक्ति की बात करें तो इसके लिए, इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो ये ऑब्जेक्ट यहां तक जाएगा, टकरा के वापस लौट जाएगा, तो उसके लिए भी डिस्टेंस उतनी ही होगी। टोटल y डिस्टेंस कवर करेगा, आधा आएगा आधा वापस चला जाएगा, तो टोटल y डिस्टेंस कवर कर लेगा। और इसके लिए जो टाइम होगा वो भी हम मानेंगे t0। ठीक है, लेकिन जब हम इस टाइम को देखें, इस गेंद के यहाँ पर टकरा के वापस जाने का टाइम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर देखेंगे, तो वो टाइम जो है वो प्रॉपर टाइम नहीं होगा, वो रिलेटिविस्टिक टाइम होगा। ठीक है, जैसे टाइम डायलेशन के अंदर होता है। ठीक है, टाइम डायलेशन में हमने देखा था डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टी डैश अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इस गेंद को अगर इस फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे तो उस टाइम हम टाइम को टी मानेंगे और उसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, प्रॉपर टाइम अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है इसका कॉन्सेप्ट था। अब हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, देखना इधर। ठीक है, तो एस फ्रेम के अंदर ए पार्टिकल रेस्ट में है और एस डैश फ्रेम के अंदर बी पार्टिकल जो है वो रेस्ट के अंदर है। ठीक है, और दोनों को एक ही वेग से, एक समान वेग से फेंका जा रहा है। ठीक है, और द्रव्यमान भी लगभग समान है, तो उस समय मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे हम अलग अलग वेग इसलिए मान रहे हैं, नाम इसलिए अलग अलग दे रहे हैं क्योंकि दोनों को अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, अब देखना इधर, ये जो ए पार्टिकल है, ठीक है, उसको एक कंप्लीट राउंड ट्रिप कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, ठीक है, वो हम लिख देंगे इधर देखना, ए पार्टिकल यहां तक गया और लौट के वापस आया। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि कंप्लीट, हम लिखेंगे कि टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल। ठीक है, इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फॉर कंप्लीट राउंड ट्रिप। कंप्लीट राउंड ट्रिप मतलब यहां से यहां गया और लौट के वापस आया। ठीक है, तो जो टाइम लग रहा है उसको हमने लिख दिया t0। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो गई y/2 और वापस लौट के आया तो y/2, टोटल क्या हो गया y अपॉन इसकी वेलोसिटी क्या है va। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक उसी प्रकार से हम लिख देंगे सेकंड वाले पार्टिकल के लिए, टाइम टेकन बाय बी पार्टिकल, ठीक है, इन एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और किसके लिए तो फॉर कंप्लीट वन कंप्लीट, ठीक है, एक कंप्लीट फॉर वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, ठीक है। तो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप के अंदर के लिए जो टाइम लिया जाएगा बी पार्टिकल के लिए, वो इस एस डैश फ्रेम की बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी वो प्रॉपर टाइम है, ठीक है। तो हम लिख देंगे टी जीरो इज इक्वल टू डिस्टेंस तो वाई है और वेलोसिटी क्या है वी बी डैश, वी बी डैश, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखना, अब दूसरी चीज हमको क्या करनी है, अब हमें जो इस पार्टिकल को ऑब्जर्व करना है रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एस है उससे, तभी हमें रिलेटिव स्टिक पता चलेगा, ठीक है। तो इस पार्टिकल को हम एस फ्रेम के अंदर अगर ऑब्जर्व करें तो उस टाइम इसके द्वारा जो टाइम लिया जाएगा वो क्या होगा वो देखना इधर, ठीक है। इफ वी ऑब्जर्व पार्टिकल बी इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, देन टाइम टेकन बाय पार्टिकल बी इन वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, ठीक है, एक कंप्लीट राउंड ट्रिप के अंदर उसको कितना टाइम लगेगा, तो अब वो टी जीरो प्रॉपर टाइम नहीं होगा, इसके लिए इसको जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो टाइम हम क्या मानेंगे टी, ठीक है। वो क्या हो जाएगा टी बराबर, अब देखो डिस्टेंस तो वही है y, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो चेंज है। अब हम इसकी वेलोसिटी अगर एस फ्रेम में देख रहे हैं तो यहाँ डैश नहीं लगाएंगे, हम क्या लिखेंगे वी बी लिखेंगे, ठीक है, वी बी लिख देंगे। अब देखो इसके बाद इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में जो है आ गया होगा आपको इस डायग्राम से, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब देखना इधर देखना। अब इसके बाद हम जानते हैं वी नो दैट टाइम डायलेशन से हम जानते हैं टी बराबर क्या होता है टी जीरो अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं देखना इधर, टी बराबर ये हो गया टी जीरो अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो यदि हम यहां से वी बी का मान निकालना चाहें, ठीक है, बाय इक्वेशन थर्ड, वी बी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई अपॉन टी, वाई अपॉन टी, और ये टी का मान हम यहाँ पे रख देंगे तो क्या मिलेगा हमको देखना इधर, वी बी इज इक्वल टू वाई अपॉन टी, टी का मान क्या हो जाएगा ये टी जीरो अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, ये वी बी का मान हो गया, ठीक है। अब देखना, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगा देना है, हमको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इधर देखना, सबसे पहले हम लिखेंगे कि पार्टिकल ए का संवेग, ठीक है, जो कण है ए उसका संवेग लिख रहे हैं हम, ठीक है, ए का संवेग क्या होगा इधर देखना, पी ए इज इक्वल टू एम ए इंटू वी ए, ऐसा लिख देंगे हम, एम ए इंटू वी ए लिख दिया हमने, ठीक है। और एम ए का एम ए, वी ए को हम यहां से क्या लिख सकते हैं y अपॉन टी जीरो, वाई अपॉन टी जीरो, ठीक है, ये पी ए का मान हो गया, वी ए इज इक्वल टू वाई अपॉन टी जीरो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। ये ए पार्टिकल का मोमेंटम हो गया। अब हम बी पार्टिकल का मोमेंटम लिखेंगे, ठीक है, इधर देखना, इधर देखना, बी का संवेग, बी का संवेग क्या होगा इधर देखना, पी बी इज इक्वल टू एम बी और वी बी, ठीक है। तो देखना क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू एम बी और वी बी जो है वो ये रहा, ठीक है, वो मान रखता हूं मैं y अपॉन टी जीरो और अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन
सी स्क्वायर। ठीक है, ये बी पार्टिकल का मोमेंटम हो गया। टकराने के बाद की बात कर रहे हैं हम, टकराने से पहले तो दोनों रेस्ट में थे तो मोमेंटम जीरो, अभी भी जीरो होना चाहिए, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ ये कहता है। ठीक है, तो देखो एक टकराएंगे, टकराने के बाद देखो विपरीत दिशा में जाएंगे। ठीक है, तो विपरीत दिशा में जाएंगे तो दोनों का मोमेंटम इस प्रकार से होगा कि वो दोनों कैंसल आउट हो जाए। ठीक है, अब देखना इधर हम लिखेंगे संवेग संरक्षण नियम से। ठीक है, टकराने से पहले जीरो था, अभी भी जीरो होगा। जीरो अभी कब होगा, जब ये दोनों क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम, टकराने से पहले कितना था, जीरो, अभी क्या है, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, अब देखना दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो एक को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, दूसरे को क्या मानेंगे, नेगेटिव। ठीक है, ये देखो ये नेगेटिव बाय डायरेक्शन में जा रहा है पी पार्टिकल, तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव में, तो माइनस मान लिया, तो यहां से क्या आएगा, पी ए बराबर पी बी, मतलब दोनों को बराबर लिख दो। ठीक है, तो दोनों को बराबर लिखेंगे तो क्या मिलेगा, देखो एम ए वाई अपॉन टी जीरो इजिकल टू पी बी का मान क्या हो गया, एम बी वाई अपॉन टी जीरो अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखना इधर t0 से t0 कट गया, y से y कट गया। ठीक है, क्या आ गया, एम ए इजिकल टू एम बी और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एम बी इजिकल टू एम ए अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखना इधर एम बी मतलब क्या है, बी पार्टिकल का मास। ठीक है, बी पार्टिकल का मास, और एम ए मतलब क्या है, ए पार्टिकल का मास। ठीक है, ए को हम कौन से फ्रेम में देख रहे हैं, रेस्ट फ्रेम से देख रहे हैं, जहां पे अपन पृथ्वी पे खड़े हैं तो पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, तो देखना इधर यहाँ पे यदि हम एम ए को रेस्ट फ्रेम में देख रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम मान लेते हैं रेस्ट मास एम जीरो। ठीक है, और जो एम बी है वो दूसरे वाले पार्टिकल का द्रव्यमान है, लेकिन जब हम उसको जब एस फ्रेम से देख रहे हैं, ठीक है, तब उसका जो द्रव्यमान है वो हम मान लेते हैं एम है, क्या है, एम। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, देखना इधर ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगी, एम बराबर एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो द्रव्यमान तो लगभग दोनों के बराबर थे, एम ए और एम बी बराबर था, लेकिन एम ए जो है वो हम एस रेस्ट फ्रेम के अंदर देख रहे थे। ठीक है, और जो एम बी है वो कौन से फ्रेम के अंदर माना था हमने, एस डैश फ्रेम के अंदर, लेकिन एस डैश फ्रेम के अंदर जो मास है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, अपने रेस्ट फ्रेम एस के अंदर, तो मान लेते हैं उसको हमने नाम क्या दे दिया, एम। तो अब दोनों में रिलेशन क्या निकल के आया कि एम बराबर एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी कि अगर बी पार्टिकल को हम अपने रेस्ट फ्रेम में एस फ्रेम के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो उसका मास कुछ इस प्रकार से परिवर्तित होगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ही वेलोसिटी का मान बढ़ता जाएगा तो ये पूरा मान जो है वो एक के करीब आता जाएगा, और फिर 1 माइनस 1 होते ही ये नीचे जीरो हो जाएगा और एम नॉट अपॉन जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब मास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी यहाँ पे नीचे, ठीक है, ये मास जो है एम वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वेग के बढ़ने के साथ में जो मास है वो बढ़ता जाएगा, मतलब यहाँ पे प्रूफ होता है कि जो मास होता है वो रिलेटिविस्टिक होता है। ठीक है, और यही जो फॉर्मूला है जो अपना टॉपिक था रिलेटिविस्टिक मास का, ठीक है, ये रिलेटिविस्टिक मास है। ठीक है, m बराबर एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, कंप्लीट हुआ।